स्वागत है आप सभी का एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम रहबर नवाज है और आज फिर एक बार हम डेली प्रीलिम्स फैक्ट की एक लंबी श्रृंखला में नई वीडियो जोड़ने जा रहे हैं। ये श्रृंखला जुलाई माह के अब तक के जितने करंट अफेयर्स के पोर्शन हो चुके हैं उस पे कुछ एमसीक्यूज और कॉन्सेप्ट बेस्ड पूरी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ये वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मोस्टली जो डिस्कशन होने वाला है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पोर्शन इसमें ज़्यादा है और किसी भी एग्जामिनेशन में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पोर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उस नज़रिए से भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के करने के साथ साथ इसमें जो पॉइंट आपको कराए जाएंगे उसका एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा, वो भी आपके लिए 10 क्वेश्चन की बजाय 20-50 क्वेश्चन की प्रिपरेशन कराने में हेल्प करेगा। तो आइए शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू। ये आरओ का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए सीएचएसएल एग्ज़ाम, एसएससी और सीजीएल का पेपर भी चल रहा है। अभी कुछ पेपर बचे हुए हैं, उसमें भी करंट अफेयर का कुछ पोर्शन है और स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी वगैरह का एग्जामिनेशन होने वाला है 69 का, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में चर्चा में रहे जेम्स स्टोलनबर्ग ये कौन है? एससीओ के प्रमुख हैं, नाटो के प्रमुख हैं, यूनेप के प्रमुख हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका कि यह नाटो के प्रमुख हैं। इनको एक बार और जो है टर्म दिया गया है नाटो के प्रमुख के रूप में। लेकिन अब बात करें, यहाँ पे टर्म आ गया एससीओ। तो एससीओ के बारे में कुछ पोर्शन हम यहाँ जान लेते हैं। एससीओ का गठन जो हुआ था वो वर्ष 2001 में किया गया था, वर्ष 2001 में किया गया था और इसका मुख्यालय बीजिंग में है, चाइना के बीजिंग में है। एससीओ का मुख्यालय चाइना के बीजिंग में है। इनिशियली रूप से लगभग 6 देशों ने मिल करके इसकी स्थापना की थी, जिसमें चाइना, रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान, ये 6 देशों ने मिलकर के इसका गठन किया था। चाइना, रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है, और किर्गिस्तान, ठीक है, इतने लोगों ने मिलकर किया था। बाद में इसमें पाकिस्तान और प्लस इंडिया जुड़ गया और अभी हाल ही में भारत में जो सम्मेलन पहली बार एससीओ का हुआ है, इसमें पूरी तरह से ईरान को नए सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है। तो कुल एससीओ में जो वर्तमान में सदस्य हो गए वो 9 सदस्य हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं नाटो की। नाटो का गठन 1949 में हुआ था। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है, यूरोपियन कंट्री का, और इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और हाल ही में इसका सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? लिथुआनिया में हुआ है। इससे भी रिलेटेड एक प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेगा। वहीं यूनेप की अगर बात करें तो यूनेप का गठन स्टॉकहोम कन्वेंशन के बाद किया गया था और 1972 में किया गया था। ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है और ये अपने आप में पर्यावरण से संबंधित यूनाइटेड नेशन का एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाइमेट चेंज के बारे में, मौसमों के बारे में रिपोर्ट भी जारी करता है और उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इसका काम होता है। 1972 में इसका गठन हुआ और केन्या की नैरोबी में इसका मुख्यालय है। केन्या अफ्रीकी देश है, उसके नैरोबी में यूनेप का मुख्यालय है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। अब है बीसीसीआई की वरिष्ठ पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है?
अजीत अगरकर को, राहुल द्रविड़ को, सौरभ गांगुली को, सचिन तेंदुलकर को। तो राइट ऑप्शन है अजीत अगरकर को बीसीसीआई का नया पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसका गठन आजादी से पूर्व ही किया गया था 1928 में। और इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन 1928 में भारत का गवर्नर जनरल था, तभी यहाँ पे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया था इंडिया में। अगला है, किस संगठन ने ओजोन यूवी बुलेटिन जारी किया है? किस संगठन ने ओजोन यूवी अल्ट्रावायलेट बुलेटिन जारी किया है? डब्ल्यूएमओ ने, यूनेप ने, आईएमडी ने, यूएनएफसीसी ने। तो यहां देखिए बता रहा है कि 7 साल के अंतराल के बाद विश्व मौसम संगठन ने ओजोन यूवी बुलेटिन को फिर से शुरू किया है, जो ओजोन परत की लगातार रिकवरी को दर्शाता है। वार्षिक बुलेटिन वैश्विक समताप मंडलीय ओजोन स्तर और पैराबैगनी विकिरण के संबंध में नवीनतम विवरण प्रदान करता है कि समताप मंडल में ओजोन लेयर की क्या स्थिति है। अब इसमें बात करते हैं हम WMO की, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। इसका गठन किया गया था 1950 में। कब किया गया था? 1950 में। इसका मुख्यालय है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा, यूरोपियन कंट्री है। यूनेप का भी हमने बताया ही 1972 केन्या नैरोबी में इसका मुख्यालय है। और यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण से संबंधित ये ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जैसे प्रत्येक देश में मौसम और जलवायु से संबंधित एक विभाग होता है, वैसे ही वैश्विक रूप से पूरे विश्व का मौसम और जलवायु जानने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो WMO है। तो इंडिया लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है IMD, और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत है। कई बार PCS एग्जामिनेशन हो, UPSC हो या स्टेट PCS में ये पोर्शन देखने को मिलता है, वनडे एग्जामिनेशन में भी, कि कई बार विभागों का स्टेटमेंट दे देता है कि यह विभाग मौसम से संबंधित है, और नीचे मंत्रालय का नाम दे देता है कि ये इस मंत्रालय से संबंधित है। तो इस तरह भी आप जब किसी विभाग के बारे में प्रिपरेशन करें तो ये जरूर पता करें कि वो किस मंत्रालय के तहत है। अमूमन एग्जामिनेशन में UPSC और PCS में गलत ही मंत्रालय बताता है, तो हम उसमें ऑप्शन ए सही कर लेते हैं। कभी कभी होता है कि एक साथ दोनों सही दे दे, लेकिन अक्सर कुछ विभाग बताता है और फिर उसके बाद जब मंत्रालय के बारे में बताता है तो गलत इंफॉर्मेशन देता है, जिसको हमको अपनी समझदारी के अनुसार सही कूट का चयन करना होता है। तो अब यहाँ IMD अगर आ जाता है तो इसका गठन हुआ था आपका 1875 में, 1875 में, ठीक है, 1875 में हुआ था। और ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, भारतीय मौसम विभाग है, और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। वहीं UNFCCC की बात करें तो जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राजील में, पृथ्वी सम्मेलन, तो उस वक्त रियो डी जेनेरियो जगह थी जहां पे इसका सम्मेलन किया गया था। और पहली बार क्लाइमेट चेंज को वैश्विक रूप से सम्मेलन में बैठने, उठने और क्रियाकलाप करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के गठन करने की बात की गई 1992 में। और इस रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में जो ब्राजील में हुआ उसे पृथ्वी सम्मेलन का नाम दिया गया, अर्थ समिट 1992। इससे 2-3 ऑर्गेनाइजेशन निकले, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। पृथ्वी सम्मेलन 1992, इससे जैव विविधता से संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन निकला, जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन निकला, और फिर उसके बाद मरुस्थलीयकरण पे एक ऑर्गेनाइजेशन निकला कि विश्व में किस प्रकार से मरुस्थलीय क्षेत्र बढ़ रहे हैं उनको रोकने का काम किया जाए। तो 3 ऑर्गेनाइजेशनों का गठन हुआ था पृथ्वी सम्मेलन 1992 ब्राजील में जो हुआ था। तो उसी वक्त UNFCCC का गठन हुआ था, और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन
फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, 1992 में इसका गठन हुआ था और इसका मुख्यालय रखा गया है बॉन, जर्मनी। बॉन, जर्मनी में इसका मुख्यालय है यूएनएफसीसी का। गठन कब हुआ था? 1992 में। किस सम्मेलन के द्वारा? पृथ्वी सम्मेलन के द्वारा। अर्थ समिट नाम दिया जाता है इसका। ठीक है, और इससे 3 ऑर्गेनाइजेशन निकले थे। इस पृथ्वी सम्मेलन 1992 के बारे में जरूर विस्तार से पढ़ लीजिएगा, जब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पोर्शन आप डील करेंगे तो ये जरूर आएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन किस राज्य से शुरू किया गया था? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब या तेलंगाना? तो राइट ऑप्शन इज ए, मध्य प्रदेश में इसको स्टार्ट किया गया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। इस मिशन को केंद्रीय बजट 2023 में पेश किया गया था कि 2023 में यह मिशन लाया जाएगा, जो विशेष रूप से देश की आदिवासी आबादी के बीच जो स्किल सेल रोग से उत्पन्न महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियों को संबोधित करने वाला एक केंद्रीय योजना है। तो आपके लिए होमवर्क क्या है कि आप पता करें कि स्किल सेल एनीमिया रोग क्या होता है, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, स्किल सेल एनीमिया मध्य प्रदेश में इसको शहडोल जिले से चालू किया गया है। अगला है, किस संस्थान ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 जारी किया है? रिपोर्ट का सेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट का तो एक अलग आपको पेज ही बनाना चाहिए, जिसमें एक तरफ आप लिख लें ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन की हेडिंग डाल दें, फिर उसके बाद डाल दें आप सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कौन सा रिपोर्ट आया है, और फिर एक अगला हेडिंग डालें इंडिया का रैंक, भारत का रैंक क्या है। ठीक है, भारत का रैंक डाल दें, फिर उसके बाद डालें वर्ल्ड रैंक। वर्ल्ड रैंक किसका है? कई बार स्टेटमेंट में भी आ जाता है कि वर्ल्ड रैंक कौन सा है। वर्ल्ड रैंक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट से लेकर के 5 तक कौन पोजीशन पे है, और लास्ट में कौन है, लास्ट में कौन है। ठीक है, यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि लास्ट में कौन सा देश स्थित है। तो इसको जारी कौन करता है? अंकटाड जारी करता है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका गठन किया गया था 1964 में, 1964 में, 1964 में। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट 1964 जिनेवा में इसका मुख्यालय है। 1964 में इसको बनाया गया था और ये कई सारे रिपोर्ट जारी करता है। ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना कैसे है? पहला तो आपने जाना कि एक चैप्टर बनाइए, उसमें ऑर्गेनाइजेशन लिख लीजिए, सब्जेक्ट लिख लीजिए, फिर इंडिया की रैंकिंग, फिर वर्ल्ड रैंकिंग। इसके साथ ही साथ एक दूसरा पेज बनाना चाहिए जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कौन कौन सा रिपोर्ट वो जारी करती है, इसके बारे में। ठीक है, ये अलग से आप बना लें, क्योंकि आप जब ये बनाएंगे तो ये अलग अलग आपने न्यूज में पढ़ा यहाँ डाल लिया, लेकिन एक जगह इकट्ठा करके सर्च करिए कि आखिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, अंकटाड कौन कौन से रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड बैंक कौन कौन से रिपोर्ट जारी करते हैं, IMF कौन कौन सा करता है। तो इस तरह से आपके पास एक चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा कि कौन सी संस्था कौन कौन से रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, इसमें अंकटाड की बात की गई है, तो अंकटाड जो रिपोर्ट जारी करता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। फिर दूसरा है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट।
बताओ, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। फिर अगला है ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट, ये सभी अंकटाड जारी करता है, ठीक है। फिर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये सभी अंकटाड जारी करता है। और ये लगातार कई सारे एग्जामिनेशनों में डायरेक्ट पोर्शन का दे करके पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से यह रिपोर्ट कौन जारी करता है। ये फेवरेट क्वेश्चन है यूपी पीसीएस का और यूपीएससी का, ठीक है। फिर आता है आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यह इससे पहले एक संस्था थी, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से ही अर्थ निकल रहा है कि यह वैश्विक लेवल पे व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए काम करती होगी कि एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात सुविधाजनक हो सके। इसके ही तहत कई सारी संधियां की गई हैं। इसके ही तहत आप देखते होंगे सब्सिडी का मुद्दा जो आता है वो क्वेश्चनिंग किया जाता है WTO कि कौन सा देश अपने देश में कितना सब्सिडी दे रहा है। सब्सिडी देने की वजह से वैश्विक व्यापार पे प्रभाव पड़ता है। ये एक अलग डिस्कोर्स है इकोनॉमी का, कभी इकोनॉमी की क्लास लूंगा तो बताऊंगा कि आखिर सब्सिडी प्रोवाइड करने से क्यों वैश्विक लेवल के देश परेशान होते हैं और WTO से शिकायत करते हैं। तो वो उन देशों पे प्रतिबंध लगाता है व्यापार पे जो सर्वाधिक सब्सिडी अपने देश में किसानों या उत्पादक समूहों को दे रहे हैं। WTO से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है गाट। इसके बारे में आप जरूर पढ़ें कि आखिर ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, गाट, ठीक है। फिर उसके बाद इसके स्थान पर 1995 में उरुग्वे समिट हुआ था, उरुग्वे समिट। इसके बाद 1995 से इसको बदल के नया ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका भी मुख्यालय कहां बनाया गया? जिनेवा में। जिनेवा में मुख्यालय है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। फिर उसके बाद IMF की बात करते हैं तो IMF और वर्ल्ड बैंक ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से निकले हैं, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से निकले हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया को फिर से एकीकृत करने और डेवलप करने के लिए इस दोनों संस्थानों का एक साथ निर्माण किया गया था 1945 में, वर्ल्ड बैंक और IMF। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आप जाके पता करें कि वर्ल्ड बैंक में कितनी शाखाएं हैं, ठीक है। IMF किस किस प्रकार का ऋण देता है, कर्ज देता है और उसके बदले में क्या करवाता है। IMF जो ऋण देता है वो किन रुपयों में देता है, 5 स्लॉट में है, यूरो है, जापान की मुद्रा है, रसिया की मुद्रा, ऐसे आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि IMF किन किन मुद्राओं में डील करता है, ठीक है, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इसमें कितना कितना शेयर देशों का बना हुआ है, ठीक है। अलग अलग देश इसको पैसा प्रोवाइड कराते हैं तो किस देश का कितना रेशियो में पैसा यहाँ में लगा हुआ है ये जानिएगा, ठीक है। और ये कौन कौन से रिपोर्ट जारी करते हैं। 1922 में किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह शुरू किया था? अल्लूरी सीताराम राजू, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू या फिर विनोबा भावे, कौन थे? तो ये कौन से? अल्लूरी सीताराम राजू। इनकी 125वीं जयंती मनाई गई है 4 जुलाई को और 1897 में आंध्र प्रदेश में ये रंपा विद्रोह कहां से संबंधित था? आंध्र प्रदेश से। भीमवरम के पास जन्मे वह एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र अभियान का नेतृत्व किया। अगस्त 1922 में उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह शुरू किया था। किस केंद्रीय मंत्रालय ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट यानी PGID की रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो इसमें राइट ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2020, 21 और 21-22 के लिए जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स की संयुक्त रिपोर्ट प्रकाशित की है।
यह रिपोर्ट गहन विश्लेषण के लिए एक सूचकांक स्थापित करके जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। इसने पूरे भारत में 2020-21 के दौरान 742 जिलों और 21-22 के दौरान 748 जिलों को वर्गीकृत करके दिया है। ठीक है, विल्सन लिटिल पेंगुइन के अवशेष किस देश में मिले हैं? यह न्यूजीलैंड में प्राप्त हुआ है। पेंगुइन का सबसे छोटा, पेंगुइन क्या पाए जाते हैं? पोलर एरिया में पाए जाने वाले ना उड़ने वाले एक पक्षियों का समूह है। ये वैज्ञानिकों ने हाल ही में न्यूजीलैंड में 2 जीवाश्मों की खोज की है। डायरेक्ट यूपीएससी और पीसीएस में पूछता है हाल ही में पेंगुइन की नई प्रजाति कहां ढूंढी गई, और देशों का नाम दे देगा। या फिर हाल ही में न्यूजीलैंड में कौन सी प्रजाति ढूंढी गई है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड में 2 जीवाश्मों की खोज की गई है, जिसमें सबसे छोटी ज्ञात विलुप्त, सबसे छोटी और ज्ञात विलुप्त, यानी ये विलुप्ति के कगार पर भी है और सबसे छोटी पेंगुइन की प्रजाति है। ठीक है, इसके अवशेष मिले हैं। विल्सन लिटिल पेंगुइन कहा जाता है। ठीक है, अगला अंतिम प्रश्न है ये कि लैकेम्बी, ये एक नई दवा बनाई गई है। क्यों, किस चीज के लिए? तो अल्जाइमर रोग के लिए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए ने लैकेम्बी को मंजूरी दे दी है, जो अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए बनाई गई दवा है। अल्जाइमर रोग के लिए बहुत सीमित दवाएं हैं, इसलिए काफी चर्चा में आ गया है। अल्जाइमर एक घातक बीमारी है। आप होमवर्क में इसको नोट करिए और जाके पता करिए कि अल्जाइमर रोग क्या होता है और इसके क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, अब है जांजीबार, जहां पहला आईआईटी ग्लोबल कैंपस स्थापित किया जाना है। किस देश में स्थित है? तो ये जांजीबार तंजानिया का एक शहर है। यहाँ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी आईआईटी मद्रास परिसर की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। यानी भारत के शिक्षण संस्थान अब वैश्विक हो रहे हैं। ठीक है, भारत फिर से विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन विश्व गुरु सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बल पे नहीं बल्कि आत्मीय चेतना के बल पे भी बनना होगा। हमें मानवीय चेतना के बल पे भी विश्व गुरु बनना होगा। हमें अहिंसा, सर्वधर्म समभाव के आधार पे भी विश्व गुरु बनना होगा। सिर्फ तकनीकी और आर्थिक विकास अगर हमने कर ली तो सिर्फ ये आर्थिक और तकनीकी विकास ही काफी नहीं है मानवीय सभ्यता के लिए, क्योंकि जब तक सामाजिक सभ्यता का विकास और सामाजिक रूप से एक दूसरे के प्रति मानवीय दृष्टिकोण नहीं उत्पन्न होगा, तब तक आर्थिक विकास सफल नहीं हो सकता है। अगर विश्व गुरु बनना है तो समग्र रूप से बनना है, ना कि एकल कृषि की तरह एकल विषय में विश्व गुरु बनना है। ठीक है, इसके अपने दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। यह भारत के बाहर स्थापित होने वाला पहला आईआईटी परिसर है। जांजीबार पूर्वी अफ्रीका के तट पर एक तंजानियाई द्वीप समूह है। तंजानिया अभी आपके लिए होमवर्क है, पता करिए अफ्रीका में इसकी अवस्थिति कहाँ है, इसके पास कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन से देश इसके किनारे हैं। ठीक है, ये पश्चिम अफ्रीका के तट पे है कि पूर्वी अफ्रीका के तट पे है, अफ्रीका महाद्वीप के। ठीक है, पता करिए। सैन्य अभ्यासों से संबंधित भी पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सभी प्रकार के एग्जामों में सैन्य अभ्यास काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इसमें आया है नोमैडिक एलिफेंट। भारत और किस देश के बीच ये हुआ है? तो ये मंगोलिया के बीच हुआ है। होमवर्क कब क्या? मंगोलिया कहाँ स्थित है, राजधानी क्या है, कौन सा पर्वत पाया जाता है, कौन से रेगिस्तान यहाँ पे अवस्थित हैं, लैंडलॉक कंट्री है या समुद्र के किनारे है। तो आइए बताते हैं। ऊपर है इसके रसिया, नीचे है इसके चाइना और बीच में है मंगोलिया। इसकी राजधानी है उलान बटोर। मंगोलिया का ही रहने वाला तैमूर लंग भारत पे आकर के आक्रमण किया था। भारत का इतिहास जुड़ा हुआ है यहाँ से। बौद्धिस्ट यहाँ पे आते थे, यहाँ से जानकारी लेके मंगोलिया जाते थे। ठीक है, तो
नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज भारत और मंगोलिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये सैन्य अभ्यास जो होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे जल थल नभ वाली सेना है तो ये तीनों अलग अलग से एक्सरसाइज करती है, तो ये सैन्य अभ्यास है, यानी लैंड आर्मी का अभ्यास है, ठीक है। और ये कहाँ हो रहा है? मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित की जा रही है। और यही मंगोलिया और चाइना की सीमा पे ही गोबी का मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है। गोबी डेजर्ट यहीं पे है। G20 का हम जानते हैं भारत में पहली बार भारत अध्यक्षता कर रहा है और सितंबर के आसपास इसके सभी शासन अध्यक्षों के सम्मेलन होने हैं दिल्ली में। अब G20 के तहत कई छोटे छोटे सम्मेलन होते हैं, लगभग 200-400 के एक लगभग होता है सम्मेलन। तो उसी में एक सम्मेलन हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्त मंत्रियों यानी G20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और उनके बैंकों के गवर्नर हैं, जो सेंट्रल बैंक होते हैं, उनके गवर्नरों की बैठक हुई है गुजरात में, ठीक है। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? भारत ने अध्यक्षता प्राप्त की है, तो भारत की ही वित्त मंत्री करेंगी निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास। इस बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय संवाद शुरू करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। G20 का अपना कोई मुख्यालय नहीं है, G20 का अपना कोई मुख्यालय नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। कास पठार ये कहाँ अवस्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा, तो महाराष्ट्र में अवस्थित है। क्यों चर्चा में रहा? कास पठार जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है और 2012 से यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, का नाम कासा पेड़, वहां पाए जाने वाले कासा पेड़ से लिया गया है। भारत के महाराष्ट्र में सतारा जिले के कास पठार में स्थित एक मौसमी झील से तलछट के नमूनों पर किए गए हालिया शोध से भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के बारे में एक नवीन जानकारी प्राप्त हुई है, इसलिए चर्चा में आया। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रुपए में व्यापार लेन देन शुरू कर दिया है? तो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश बना कब? 1971 में। किसके नेतृत्व में बना? शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बना। ये बांग्लादेश था उस वक्त, जो ये बांग्लादेश था ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। तो 1971 में इंदिरा गांधी की सशक्त पहल के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान को तोड़ करके एक नया देश बांग्लादेश बनाया गया और शेख मुजीबुर रहमान उसके पहले शासन अध्यक्ष बने, ठीक है। तो बांग्लादेश और भारत ने रुपए में व्यापार लेन देन शुरू कर दिया है। बांग्लादेश से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सर्वाधिक लंबी सीमा बांग्लादेश से मिलती है और त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, त्रिपुरा राज्य, ठीक है। अगला है विलिनियस, जिसे नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, वह कहाँ अवस्थित है? मैंने कहा था आएगा। नाटो 1949 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसकी राजधानी है और इसका एक सदस्य देश लिथुआनिया के शहर विलनीस में इसका सम्मेलन हाल ही में हुआ है 2023 का, ठीक है। अगला है संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले 15 वर्ष में कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है? ये आप मेंस आंसर राइटिंग में जब गरीबी भुखमरी का पोर्शन आएगा, जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड, जीएस पेपर थर्ड में, तब आप इस आंकड़े का प्रयोग वहां करेंगे कि भारत में गरीबी के स्तर को लगातार कम किया जा रहा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के एक आंकड़े के अनुसार भारत में लगभग 41.5 करोड़ लोगों को पिछले 15 सालों में अत्यंत गरीबी से निकाल करके मध्यम और समाज और राष्ट्र और आर्थिक क्रियाकलाप की मुख्य धारा में शामिल किया गया है, ठीक है। भारत सहित 25 देशों ने 15 वर्ष के भीतर अपने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, अब ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि जारी कौन करता है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मूल्यों को सफलतापूर्वक आधा कर दिया है। इन 25 देशों में भारत के अलावा कंबोडिया, चीन, कांगो, होंडुरास, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया और वियतनाम शामिल है। स्पेन के कार्लोस अल्कराज, तो पहला ही इंपॉर्टेंट हो गया है कहाँ के? स्पेन के, ठीक है, स्पेन के हैं। 7 बार के चैंपियन
नोवाक जोकोविच को हराकर, यानी लगातार ये चैंपियन थे, इनको हराया है, बड़ी उपलब्धि है। और पहली बार विंबलडन खिताब जीता है। ये टेनिस खिताब होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, फिर उसके बाद यूएस, विंबलडन, ये सभी खिताब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डायरेक्ट पूछता है, पुरुष एकल का भी पूछ लेगा आपसे और महिला एकल का भी, ये जरूर याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन ओपन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके पीसीएस में और यूपीएससी में, ठीक है। तो इसको जीता है किसने? कार्लोस अल्कराज ने जीता है 2023 का विंबलडन खिताब, ठीक है। अब है, किस संस्था ने 2023 में एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी किया है? किस संस्था ने जारी किया है भाई, बताइए। इसको जारी किया है और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। ये विकसित देशों का एक संगठन है, डेवलपमेंट कंट्रीज का। इसमें किसी डेवलपिंग कंट्री को सदस्यता नहीं दी जाती है, सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के सदस्य होते हैं। और इसका गठन किया गया था 1960 में और इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है, पेरिस में। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है, ठीक है। 1960 में इसका गठन हुआ था OECD का, ठीक है। OECD के 2023 एम्प्लॉयमेंट आउटलुक के अनुसार वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के परिणाम स्वरूप रोजगार पर उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभावों के सीमित सबूत हैं, ठीक है। जैसे अब ये इसका यूज कहाँ करेंगे आप? इसका यूज मेंस ऐसा राइटिंग में आप करेंगे जब जीएस पेपर 3rd होगा आपका पीसीएस का, यूपीएससी का, तो उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित सिलेबस का टॉपिक है। और उसमें अगर प्रश्न आ जाए कि वर्तमान 21वीं सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी कई विशेषज्ञों द्वारा दी जा रही है, जिसका सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ने की आशंका है, इस पर आपके क्या विचार है? तब आप यहां से यह आंकड़ा शुरू करेंगे कि एक महत्वपूर्ण वैश्विक संगठन OECD के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोजगारों पर कोई बुरा प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ा है, ठीक है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है आपको एग्जाम 30 का ये कंसेप्चुअल क्लासेस और उसके एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहे होंगे। तो आप अन्य अभ्यर्थियों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि एग्जाम 30 उन सभी गांव देहात में पढ़ने वाले लड़कों तक पहुंचना चाहती है और उनकी सफलता में अपने संघर्ष को जोड़ना चाहती है, अपने एफर्ट्स को जोड़ना चाहती है, जो जिंदगी में कुछ कर दिखाना चाहते हैं। देखते रहिए एग्जाम 30। जय हिंद।